अच्छा, अभी तक जो हमने बात की थी वो बात की है फ्रैक्शनाइजेशन पे। फ्रैक्शन का मतलब होता है आप छोटे छोटे जो है ना उसको हिस्सों में तकसीम करके रेडिएशन दें। आपने टोटल फर्ज करें अगर 16 ग्रे देनी है, आपने देखा कि ट्यूमर का साइज जो है वो हमने डिटरमाइन कर लिया बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस। उसके बाद हमने टिश्यू भी देख लिया, ट्यूमर का टाइप भी देख लिया बायोप्सी वगैरह पे। उस पर फिर हम डिवाइड करते हैं कि हमने टोटल इतनी डोज देनी है। अच्छा, टोटल डोज देंगे तो अब ये डिटरमाइन होगा कि टोटल डोज देने से इफेक्टिव होगा, पोटेंशियल लीथल डैमेज अगर रिपेयर नहीं होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन पोटेंशियल लीथल डैमेज जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं टोटल डोज से उससे ये होता है कि जो नॉर्मल टिश्यू है ना वो भी इफेक्ट करते हैं। कि ट्यूमर जो है वो रेडियो रेजिस्टेंट हो और टिश्यू रेडियो सेंसिटिव हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने निकालना है कि आप जो है ना फ्रैक्शन में दें, आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके दे दें। कि अगर आप 2 फ्रैक्शन बना लेते हैं, अगर आपने 60 के देना है उसके 15 ग्रे करके आप या 30 गे करके करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी डोज है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि अगर सब लीथल डैमेज क्रिएट हो रहा है, डोज इतनी है कि सब लीथल डैमेज क्रिएट कर रही है, तो उसको अगर आप 2 डोज में डिवाइड करेंगे तो उसमें आप उसका जो इफेक्ट जो है वो उसको नलीफाई कर बैठते हैं। तो सब लीथल जो डोज है दैट शुड बी गिविंग इट एज अ रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, दें। और दूसरा ये कि उसको जो है ना आप सिंगल एंटिटी में दें तो वो बहुत अच्छा डैमेज क्रिएट करती है। तो फ्रैक्शन हमारा बनाने का ये होता है मकसद कि सब लीथल डैमेज दें कि जिसमें नॉर्मल सेल्स आपका रिपेयर इफेक्टिवली करके बच जाएं और जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको इफेक्टिवली किलिंग करें। एक तो ये हो गया था। अच्छा, दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपने कितनी डोज दे रहे हैं, उसका रेट क्या है डोज देने का। ठीक है, आप मिलीग्राम में डोज दे रहे हैं माइक्रो, या आप जो है ना डोजेज जो है वो ग्रेज में दे रहे हैं, मतलब मिली या माइक्रो मिलीग्रेज में स्मॉल डोज आप दे रहे हैं या आप लार्जर डोज दे रहे हैं, उसके इफेक्ट्स भी ना फिर उसी तरह ही आते हैं। उसका जो लीथल डैमेज जो है या सब लीथल डैमेज जो क्रिएट होता है वो ऑब्वियसली लो डोज रेडिएशन का जो है वो स्लो होगा, कम होगा। हाई डोज रेडिएशन जो होगा वो उसका ज़्यादा होगा। तो डोज रेट जो है कि आप कितना जो डोज जो है ना वो डिलीवर कर रहे हैं एट वन टाइम पॉइंट, मसलन कि आप 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर कितनी डोज डिलीवर कर रहे हैं टिश्यू के अंदर या ट्यूमर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड डोज रेट। ठीक है, वो सेकंड्स में एक्चुअली हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 सेकंड में जो है ना आपने 1 ग्रे दिए, 200 माइक्रो जो है ना सी ग्रे दिए हैं या इससे छोटे यूनिट दिए हैं। तो ये जो है ना डोज रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लो डोज रेट जो है वो उसको टाइम आप बढ़ाना पड़ता है, आपको ज़्यादा टाइम के लिए देनी पड़ती है ताकि सेल किलिंग। और हाई डोज जो है आपको वो शॉर्ट टाइमिंग्स के लिए आपको देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल लो डोज जो होगी ये 200 जो सी ग्रेज जो होंगी वो आप जो है वो आप उसको 15 मिनट के लिए भी दे देंगी तो उसका उतना ही इफेक्ट होगा जितना हाई डोज का विद इन 5 मिनट होगा। तो जो है ना फिर हम जो देखते हैं कि अगर, अच्छा अब इसमें जो है ना अब इस ग्राफ में अगर आप देख रहे हैं तो ये एक कर्व जो है ए है, फिर कर्व एफ है। अच्छा, अब आप ये देखें कि क्यू डोज जो है वो आप उसको डिवाइड किए बगैर अगर आप उसको इकट्ठा डिलीवर कर देते हैं ट्यूमर में या टिश्यू में तो वो उसकी जो है ना सेल किलिंग ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कि आप जो है ना उसको जो है ना आप छोटे छोटे हिस्सों में करके देखिए। यानी कि आपने फर्क है टोटल जो डोज देनी थी, यहाँ आपने ये देखा कि ये 6 ग्रे दी है। तो आप क्या कहते हैं कि 2 ग्रे पे देते हैं डोज, फिर 2 ग्रे देते हैं, 2 ग्रे देते हैं। अगर आपने और इस तरह डोज कोशिश करते हैं कि हम 8 ग्रे दें, जब आप इस तरह करने की कोशिश करते हैं तो इससे ये होता है कि आप जो है ना सेल का जो सर्वाइवल है उसको बढ़ा देते हैं। कि लो सब लीथल डोज होती है, आपने टोटल डोज 15 ग्रे देनी थी, आप उसको 7.5 करके दे रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें ये होता है कि सेल की जो है ना रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है, और सर्वाइवल जो है ना वो बढ़ता चला जाता है। तो आपको ज़्यादा डोज देनी पड़ती है ज़्यादा लंबे अरसे के लिए टू अचीव द सेम इफेक्ट एज यू कैन अचीव इट विद द सिंगल हाई डोज रेडिएशन एट वन टाइम पॉइंट। इसमें आप ये देखें कि सर्वाइवल का इधर जो आप देख रहे हैं ये आपको सर्वाइवल का उन्होंने ड्रॉ किया हीला सेल्स का। ठीक है, हीला सेल है ये सर्वाइकल कैंसर के सेल लाइंस है, हीला सेल लाइंस। इसमें आप ये देखें कि अगर आप जो डोज दे रहे हैं 7.3 ग्रे पर मिनट,
अगर आप डोज रेट ये दे रहे हैं कि आपने 7.3 ग्रे पर मिनट देख रहे हैं, तो सेल किलिंग बहुत इफेक्टिव है। सेल सर्वाइवल जो है वो लीस्ट है, और बड़ा इफेक्टिवली 12 ग्रे। आप ये देखेंगे ऑलमोस्ट जो है ना 4 ग्रे पे या 5 ग्रे पे जो है ना आप 50% ऑफ सेल किलिंग अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको डोज को 1.1 भी ग्रे भी करते हैं, तो 1.1 ग्रे पर मिनट 7.3 ग्रे पर मिनट का ना इफेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप उस डोज रेट को और स्लो कर देते हैं, आप कहते हैं कि जी हम 7.3 ग्रे के बजाय ना 5.35 मिली ग्रे पर मिनट के हिसाब से देते हैं, तो आप ये देखें कि सेल किलिंग जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, और इफेक्टिवली जो है ना सेल सर्वाइवल बढ़ जाएगा। इसी तरह नीचे यह जो आपको लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ आपने चाइनीज हैमस्टर सेल्स जो है ना वो यूज किए हैं। इसमें आप ये देखें कि 1.7 ग्रे का इफेक्ट जो है ना कितना प्रोनाउंस्ड है। अगर आप उसको और छोटा छोटा करते चले जाते हैं, 300 मिली ग्रे, 0.16 ग्रे, 8.6 मिली ग्रे, 3.6 मिली ग्रे, आप जितना डोज का रेट जो है वो कम करते चले जाते हैं, उतना ही सेल का सर्वाइवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसमें जो है ना, तो डिफरेंस है दोनों में। सेल लाइंस में डिफरेंट होता है। ट्यूमर जो सेल लाइन, नॉर्मल सेल लाइंस हैं, ट्यूमर सेल लाइंस हैं, उनमें डिफरेंट होता है। टाइप ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ना आपको डिफरेंट जो है ना इफेक्ट नजर आएंगे। इसी तरह जब आप रेडिएशन देते हैं तो एपोप्टोसिस हो रहा है या सेल सर्वाइवल रिपेयर हो रहा है, उसमें भी आपको फर्क महसूस होता है डिफरेंट सेल लाइंस में, डिफरेंट ट्यूमर टाइप्स में, ट्यूमर की जो प्रोग्रेशन है उसके ऊपर। तो यहाँ आप जब रेडिएशन डोज कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपने बहुत सारे फैक्टर देखने होते हैं। कि उसमें आपने देखना होता है कि हम जो है ना टिश्यू कौन सा है, उसमें कौन सा ट्यूमर टाइप है, वो जो है ना कितना एडवांस्ड है, ठीक है, कितना डिफ्रेंशिएटेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे फैक्टर्स को देखने के लिए। अच्छा, यहाँ आप तस्वीर देखें तो यहाँ आपको फैनिंग इफेक्ट नजर आ रहा है। अच्छा, हाई डोज रेडिएशन, जब आप हाई डोज का मतलब होता है कि 1 ग्रे पर सेकेंड पर मिनट के हिसाब से, मसलन कि आपने देनी थी 630 ग्रे देनी है एक ट्यूमर को, ठीक है। अगर आप 1 ग्रे पर मिनट के हिसाब से देंगे, अगर फर्ज करें हाई डोज रेडिएशन, तो उसका इफेक्ट जो है ना वो 1 ग्रे पर मिनट दें, 1.2 ग्रे दें, 1.5 ग्रे दें, तो वन जो ग्रे है दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड डोज। उससे ऊपर जितना आप 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 या 2 ग्रे देते रहेंगे, उसका इफेक्ट वो जो है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, वो ज्यादा प्रोनाउंस नहीं होगा। लेकिन लो डोज रेडिएशन अगर आप देना शुरू करते हैं, ठीक है, लो डोज आप जितना उसमें आप डोज को बढ़ाते चले जाते हैं, कि हमने ये है ना कम डोज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देनी है, कि बजाय 1 ग्रे देने के हम 100 जो है ना मिली ग्रे दे रहे हैं, ठीक है, या 0.16 मिली ग्रे दे रहे हैं। तो उसमें आप ये देखें कि जो सेल सर्वाइवल वो डोजेज के साथ बढ़ता चला जाता है। आप डोज पूरी दे रहे हैं, आप 30 ग्रे दे रहे हैं या 20 ग्रे ही दे रहे हैं, लेकिन आपने एक टाइम पे जो डोज डिलीवरी देनी थी वो आपने कम दी। उस डोज डिलीवरी को कम देने की वजह से ये हुआ कि रीपॉपुलेशन जो है ना वो इंक्रीज हो गई, और सेल सर्वाइवल जो है ना वो बढ़ गया। तो यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड पे लोअर पिक्चर में यहाँ देखें, तो यहाँ भी आपको 2.7 ग्रे पर मिनट और 5.4 मिली ग्रे पर मिनट के हिसाब से देखें कि जितनी आप डोज रेट ज्यादा करते हैं डोज देने के लिए, क्या आपने ये डिटरमाइन कर लिया ना कि यार हम 30 ग्रे तो फौरन इकट्ठी दे ही नहीं सकते, हम लोग उन्हें उसको छोटे छोटे में से देने। लेकिन फिर भी अगर आप फर्ज करते हैं कि आप कहते हैं कि जी टिश्यू टॉलरेबिलिटी जो है ना वो 2 ग्रे है, हम 2 ग्रे से नहीं देने, चले हम करते हैं 1.5 ग्रे देते हैं। अगर 1.5 ग्रे पर मिनट देंगे तो उसकी इफेक्टिव सेल किलिंग को एज कम्पेयर टू 1.5 ग्रे की बजाय जनाब 1 मिनट की बजाय जो है ना आप वही टोटल डोज दे रहे हैं कि जी आज हमने जो है ना 1.5 देनी है, तो पर मिनट के हिसाब से हम देते हैं। तो उसी को 1.5 ग्रे को आप जो है ना मिली ग्रे में या छोटी डिवीजन करके ओवर पीरियड टाइम के 20 मिनट में दे देते हैं, ठीक है, या 30 मिनट में दे देते हैं, तो उसका जो है ना इतना इफेक्टिव जो है ना वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसी तरह डिक्रीजिंग द सोल्डोज रिजल्ट्स इन इंक्रीज सेल किलिंग। समटाइम्स ये भी देखा गया है कि एक तो हम स्टैंडर्ड ये करते हैं ना कि डिक्रीज करेंगे तो इफेक्टिव सेल किलिंग नहीं होगी,
लेकिन ये कि हीला सेल लाइंस में बाद दफ़ा ये देखा गया कि 1.5 से 0.37 ग्रे का पर आवर देते हैं, तो ये दोनों डोज रेट जो है ना वो इक्वली डैमेज जो है ना वो क्रिएट करते हैं। होता ही है कि जितने आप हाई बाद दफ़ा रेडिएशन डोज देते हैं तो उसमें सेल्फ इमीडिएट इफेक्ट की वजह से, पोटेंशियल डैमेज की वजह से, साइटोकाइन रिलीज की वजह से वो थोड़ा सा जो है ना स्टैटिक हो जाते हैं। फेज ऑफ सेल्स जिस सेल साइकिल की फेज में हो, G1 जो है ना एस चेक पॉइंट पे या G2M चेक पॉइंट पे वो रुक जाते हैं। जो ही आप रेडिएशन को विड्रॉ करते हैं वो दोबारा रीपॉपुलेट कर देते हैं। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि डोज अगर आप रेट थोड़ा सा अगर आप कम भी करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है ना वो इतना प्रोनाउंस्ड नहीं होता। यहाँ आपको एक जो है ना समरी जो है ना वो बता देता हूँ डोज रेट की इफेक्ट की। उसमें ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि एक्यूट हाई डोज रेट जो है उसने बड़ा इफेक्टिवली सेल किलिंग की एट मच लोअर डोजेस। ठीक है, जो जो आपने डोज बढ़ाते गए और फ्रैक्शनाइजेशन करते रहे तो रिपेयर होती रही, प्रोलिफरेशन होती रही। और जो है ना हम लोग ये कहते हैं कि जी एक हम क्रिटिकल रेंज डिफाइन करते हैं कि जी ये हमने ना अगर हमने 30 ग्रे या 60 ग्रे टोटल रेडिएशन देनी है तो हम उसे जो है ना एक दिन के अंदर इतनी देंगे कि हम 2 ग्रे देंगे, और 2 ग्रे भी जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मिनट हम दे रहे हैं, या हम ओवर ए पीरियड ऑफ जो है ना वो 15 मिनट्स दे रहे हैं, या ओवर पीरियड ऑफ 30 मिनट्स दे रहे हैं। तो ये डिफाइन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन के पेशेंट का अपना जो है जो स्टेटस क्या है, उसका ट्यूमर का स्टेटस क्या है, वो उसका जो है ना टिश्यू का स्टेटस क्या है। ठीक है, और उसको कोई और चीज़ें वगैरह तो नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर हम डोज रेट को डिफाइन करते हैं कि हमने हाँ जी 2 ग्रे तो देनी है एक दिन में, लेकिन 2 ग्रे जो है ना हमने 15 मिनट के अंदर देनी है, या 10 मिनट के अंदर देनी है, या 5 मिनट के अंदर देनी है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी। तो ये पूरा जो है ना एल्गोरिदम्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड हैं बाय सिमुलेशन। जब हम सिमुलेशन करते हैं पेशेंट की, या डोसीमीट्री कर रहे होते हैं कि पेशेंट को इतनी डोज देनी है और इस एरिया पे देनी है, इतना डेप्थ में देनी है, तो ये सारे फैक्टर जो है ना ऑटोमेटिकली कैन बी कैलकुलेटेड विद डिफरेंट एल्गोरिदम्स एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है ना सिमुलेशंस। अच्छा, जब हम रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन में एक हम आप आगे भी पढ़ेंगे, कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये ब्रेकी थेरेपी और ये जो है ना एंडोक्यूरेटिव थेरेपी ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ना 1901 में जो है ना उसने ये एक स्ट्रेटेजी डेवलप की थी। ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रैकी का मतलब होता है शॉर्ट रेंज। ठीक है, और विद इन के आप ट्यूमर के अंदर या ट्यूमर के करीब रेडिएशन रखते हैं, रेडिएशन सोर्स रखते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सीपी की वजह से जो है ना सेल किलिंग होती रहती है। अब इसमें दो टाइप्स हैं। इंटर कैविटरी है कि कैविटी के अंदर रखते हैं, मतलब ट्यूमर है कैविटी के अंदर, जिस तरह हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर आप इंटेस्टाइन के करीब, ओवरीज के करीब जो है ना वो आप जो है ना जो ट्यूमर होते हैं रेडिएशन सोर्स रख देते हैं, और उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रेडिएशन लीक होती रहती है। और बाद दफ़ा ट्यूमर साइज बड़ा होता है तो आप ट्यूमर के अंदर रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी के रेडिएशन सीड्स होते हैं, छोटी छोटी वायर्स, वो आप ट्यूमर के अंदर रख देते हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से जो है ना स्लो स्लो रेडिएशन जो है ना वो रिलीज करती रहती है। अच्छा, जब कैविटी में लगते हैं तो लो डोज रेडिएशन जो है टेम्परेरी होती है। एक तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 to 4 days। ठीक है, 50 C/Gray पर आवर के हिसाब से जाती है। ज़्यादातर यूट्राइन सर्विस में हम ये यूज़ करते हैं रेडियम सीजियम 137 और रेडियम जो है ना 192 जो है ना, ये आइसोटॉप्स जो है ना रेडियो एक्टिव ये यूज़ किए जाते हैं लो डोज रेडिएशन के लिए। हाई डोज रेडिएशन जो है ना वो भी हम डिलीवर करते हैं बाद दफ़ा। उनका अपना रेडियोलॉजिकल एडवांटेज है। ठीक है, और जो है ना वो स्पेयर कर देते हैं लेट रिस्पॉन्डिंग जो है ना नॉर्मल टिश्यूज़ को। अच्छा, अब इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी, या आप इसमें जो है ना क्या करते हैं, ये भी ये परमानेंट या टेम्परेरी दोनों साइड्स पे है। जब आपने ट्यूमर के अंदर रखना है, ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूमर के उसके अंदर आपने कितनी वायर्स कितने सीड्स जो है ना रेडियो एक्टिव रखने हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं परमानेंट इंटरस्टिशियल इम्प्लांट, कि हमने एक दफ़ा रख दिया और फिर हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि जी ये अपना अपना स्लो जो है ना रिलीज करता रहेगा। उसमें आयोडीन 125 बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं, और इसमें जो है ना 160 ग्रे जो है ना आप रेडिएशन देते हैं। फर्स्ट जो हाफ लाइफ है 60 डेज पे आयोडीन 125,
वो 80 ग्रे डिलीवर कर देती है लोकली, और उसके बाद 80 ग्रे और पीरियड ऑफ नेक्स्ट 60 डेज जो है ना वो डिलीवर होती है। ठीक है, ये लोअर एनर्जी फोटॉन से इमिट करता है, जिसकी वजह से जो है ना आपको इफेक्टिव जो है ना ट्यूमर सेल किलिंग जो है ना वो मिलती है। ये कुछ फोटोन एनर्जीज हैं, एवरेज रेंज है, इनकी हाफ लाइफ है। ये सारा जो है रेडियो आइसोटोप्स हैं, सीजियम है, इरीडियम है, जो नए आए, ये तो पुराने जो नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा आयोडीन, गोल्ड, अमेरिकम और पैलिडियम और समेरियम और यूट्रियम, यटरबियम जो है ना, ये नए हमने आइसोटोप्स जो है डिस्कवर किए हैं। लॉन्ग हाफ लाइफ्स हैं, आराम आराम से स्लो स्लो रिलीज होते रहते हैं। रेंज भी बड़ी इफेक्टिव, और इफेक्टिव जो है ना ये सेल किलिंग है, ट्यूमर सेल किलिंग है। अच्छा, इसके अलावा एक और हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ना रखें खुद, ना कैविटी के अंदर रखें। हम ये करें कि हम एंटीबॉडीज़ के साथ टैग करके दें, और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बाइंड करें उन स्पेसिफिक जगह पे जाके जहाँ माइक्रोमेट्स हुए हैं या ट्यूमर जो है ना हम डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर सकते। इंजरी हो सकती है बंदे को, या उसका जो है ना इतना जो है ना स्टेटस इतना नहीं होता कि हम उसको जो है ना डायरेक्ट इम्प्लांट कर सकते। तो हम एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर देते हैं, और एंटीबॉडीज जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर और ट्यूमर सेल अटैच करती हैं, और अपना जो लोड है जो रेडियो एक्टिव मटीरियल और ट्यूमर के अंदर जो है ना डिलीवर कर देती हैं। इसमें आयोडीन 131 है, यूट्रियम जो है 90 है। ठीक है, ये जो है ना रीनियम 188, रीनियम 186, फॉस्फोरस 32, इनको यूज़ किया जाता है कि हम टैग करके एंटीबॉडीज़ के साथ करते हैं, और ये टारगेटेड डिलीवरी जो है ना वो क्रिएट करते हैं कि हम जो जो ट्यूमर जो रिसेप्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं उन्हीं के साथ एंटीबॉडीज बाइंड करती हैं, और अपना जो है ना पेलोड जो है ना वो डिलीवर कर देती हैं एट द साइट ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हम कौन कौन से फ्रैक्शनाइजेशन शेड्यूल जो है वो रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं। हमारे पास दो हैं, एक तो कन्वेंशनल है, हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं हर एक के लिए। जब हमारे पास एक्स रेज थी, ठीक है, गैमा रेज थी, उसके बाद यूं यूं हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स आ गए। तो वी हैव एक्चुअली डेवलप न्यू मोडेलिटीज, जिसको जो है ना हाइपर फ्रैक्शनाइजेशन या अल्टर्ड मेथड कहते हैं। उसमें हाइपर फ्रैक्शनाइजेशन है, एसिलेटेड फ्रैक्शनाइजेशन है, स्प्लिट कोर्स है, या हाइपो फ्रैक्शनाइजेशन। अब इनको हम जो है ना सेपरेटली हम देख लेते हैं लहदा लहदा कर। कन्वेंशनल में आप मल्टीपल डोसेस देते हैं, ट्यूमर जो है नॉर्मल टिश्यू जो है ना उसको बचाना होता है, और सब लीथल डैमेज इंड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसमें ये होता है कि जब आप थोड़ा सा टाइम टाइम के बाद देते हैं, मतलब आपने आज दी है, फिर 24 आवर्स के बाद अगले दिन दी, फिर 24 आवर्स के बाद अगले दिन दी, तो उसमें इतना टाइम होता है सेल्स के पास, जो नॉर्मल सेल्स हैं वो रिपेयर कर लेते हैं। हाँ, ट्यूमर सेल्स भी जो माइटोसिस में होते हैं वो तो मर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरे फेज में होते हैं, सिंथेसिस फेज में होते हैं या G1 पे हैं, वो अगले दिन तक माइटोसिस के अंदर चले जाते हैं। फिर हम रेडिएशन देते हैं, माइटोसिस वाले सेल्स को मारते हैं, अगले सेल्स फिर जो है ना उस फेज में आते हैं 24 आवर्स। तो इसमें नॉर्मली ये होता है कि आपके जो है ना जो है नॉर्मल टिश्यू स्पेयरिंग जो है ना वो बेहतर होती है। इसमें हम डोज क्या करते हैं कि हम टोटल जो डोज कैलकुलेट की होती है उसका जो है ना 1.8 से 2.2 ग्रे तक हम दे सकते हैं। एडवांटेज ये है कि एक तो कन्वीनियंट है, ठीक है, एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, ठीक है, और जो है ना मशीन्स की मेंटेनेंस जो है ना वो बड़ा इजी होती है इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और जो है ना ट्यूबरोसाइडल भी है, और टॉलरेंस डोज जो है ना इसकी वर्ल्ड डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि इस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हुए हैं। इसके अलावा हाइपर फ्रैक्शनाइजेशन है, ठीक है, इसमें आपने स्मॉल डोज फ्रैक्शन देते हैं लेकिन 2 से 3 दफ़ा। कन्वेंशनल में आपने एक दफ़ा दी, पेशेंट घर भेज दिया कि अगले दिन आ जाना जी, फिर अगले दिन आ जाना, फिर अगले दिन आ जाना, तो ओवर ए पीरियड जो है ना अगर 2.2 ग्रे देते हैं और 30 ग्रे देनी है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लें, 2 को डिवाइड करके, तो ऑलमोस्ट 50-20 डेज लगते हैं। ठीक है, विद अच्छा, इसमें जब आप रेडिएशन दे रहे होते हैं कन्वेंशनल, इसमें ये होता है कि आप 7 डेज ए वीक नहीं देते, इसमें आप 5 दिन देते हैं, और 2 दिन जो है ना आपका रेस्ट फेज होता है, जिसमें रीऑक्सीजनेशन का बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। हाइपरफ्रैक्शनाइजेशन उनके लिए कि जो ट्यूमर जो है ना बड़े एग्रेसिव नेचर के, यू कांट अफोर्ड टू लीव द ट्यूमर फॉर 24 आवर्स के, उसको जो है ना आप होश में आने का मौका दें, या वो ठीक तरह सेल्स ज़्यादा प्रोलिफरेटिव हो तो ज़्यादा जो प्रोलिफरेटिव मरें, लेकिन जो बाकी सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसके साइटोकाइन्स या कीमोकाइन्स के इन्फ्लुएंस में और ज़्यादा प्रोलिफरेटिव हो जाएं,
तो इसलिए आप जो है ना दिन में 2 या 3 दफ़ा जो है ना आप जो टोटल डोज देनी होती है उसको करते हैं। नॉर्मली जो हम हेड एंड नेक के कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल हाइपर फ्रैक्शनाइजेशन शेड्यूल्स हैं उनको हम कहते हैं 8.5 ग्रे पर 70, यानी कि 1.15 ग्रे ट्वाइस अ डे जो है ना हम रेडिएशन को जो है ना दिया जाता है, और ये 7 वीक्स तक ऑलमोस्ट रेडिएशन जो है ना वो चलती है हेड एंड नेक कैंसर्स में। ट्यूमर कंट्रोल बड़ा अच्छा है, ठीक है, और 5 ईयर सर्वाइवेबिलिटी बड़ी अच्छी है, और इसके अलावा जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो बहुत कम है। इसके अलावा एसिलेटेड ट्रीटमेंट है, हाइपर फ्रैक्शनाइजेशन की एक फर्दर है। इसमें जो है ना हम जो है ना क्या करते हैं, सेम डोज को जो है ना हाफ ओवरऑल टाइम बाय गिविंग 2 or more days इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव एज एक्यूट इफेक्ट बिकम लिमिट इफेक्ट है। हमारा ये भी है कि हमने टोटल डोज कैलकुलेट की होती है, उसको जो है ना जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, मतलब कि वो 2 दिन में 2 टाइम पे देने के बजाय 3 या 4 दफ़ा देते हैं दिन में, और कोशिश करते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इट फॉर ओवर अ पीरियड 20-25 डेज, हम जो है ना हाफ ऑफ जो है ना उसको टाइम पे जो है ना ख़त्म कर देते हैं, मतलब हम 10 दिन के अंदर जो है ना ट्रीटमेंट कर देते हैं। आज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ इस वजह से नहीं होती हेड एंड नेक के अलावा कि इसमें टिश्यू जो है ना, हेड एंड नेक ज़रा थोड़ा रेजिस्टेंट होता है, टिश्यू भी और ट्यूमर्स भी, लेकिन बाकी जो है ना टिश्यूज़ वो जो है ना रेडियो सेंसिटिव होते हैं, तो ट्यूमर यहाँ डिस्ट्रॉय होता है, तो जो है ना नॉर्मल टिश्यू भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। 50% जो है लोको 15% लोको रीजनल कंट्रोल है, सर्वाइवल एडवांटेज इतना नहीं है एज कम्पेयर टू आप हाइपर के या कन्वेंशनल के देखें, ठीक है। एक्यूट इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, कॉमन लिहाजा इसको जो है ना कम प्रिस्क्राइब किया जाता है। नई एक ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस हाइपरफ्रैक्शनाइज्ड रेडियोथेरेपी चार्ट थेरेपी, ठीक है। The treatments are basically given at 6 hours apart, 3 times a day and 7 days a week, with a dose of 1.5 gray. Total dose of 54 gray can be achieved in 36 over 15 consecutive days, including weekends. ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि लो डोज है, ट्रीटमेंट टाइम छोटा है, गैप नहीं है ट्रीटमेंट में, और बेटर ट्यूमर कंट्रोल जो है ना वो आपको मिलता है। इसके अलावा स्प्लिट डोज है, इसमें आप 2 हाफ में कर देते हैं कि पहला हाफ दे के उसके बाद इन 4 वीक्स का इंटरवल देते हैं, फिर दूसरा हाफ दे देते हैं, मतलब 30 गिरे देने तो 15 गिरे दे के फिर 4 दिन 4 हफ्तों का वक्फा देंगे, और फिर 15 जो ग्रे ना बाद में दे देंगे। अच्छा, गैप क्यों दिया जाता है? एक तो ये कि एल्डरली पेशेंट जो है ना वो एक्यूट इफेक्ट से रिकवर करते हैं, ठीक है। फर्दर मॉर्बिडिटी जो है वो पुअरली टॉलरेबिलिटी के हिसाब से उसको ज़रा बचाया जाए, ठीक है। और एल्डरली पेशेंट में ना ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट खासतौर पर CA जो है ना कैंसर ऑफ द ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड लंग कैंसर में, उसमें हम मतलब कि हम जो है ना 4 हफ्तों का गैप दे के फिर ट्रीटमेंट जो है ना, टोटल डोज तो वही अचीव करनी है, लेकिन हम 2 डोजेज में दे देते हैं इंस्टेड कि पेशेंट नहीं आ सकता, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम है या अग्रेसिव डिजीज़ है, तो उसको ट्रीटमेंट को जल्दी क्विक करने के लिए। इसके अलावा हाइपोफ्रैक्शनाइजेशन है, ठीक है, हाई डोज जो है वो 2 से 3 हफ्तों के अंदर हम दे देते हैं, ठीक है, शॉर्टर पीरियड। इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो लेट नॉर्मल टिश्यू कॉम्प्लिकेशन, जिसमें फाइब्रोसिस वो बहुत कॉमन है इसमें होने के, हाइपोफ्रैक्शनाइजेशन करते हैं कि फ्रैक्शंस जो है ना वो आप बड़े ज़्यादा करने के बजाय आप उसको कम कर देते हैं, 2 3 हफ्ते के अंदर आप डोज रेगुलर दे के कंप्लीट करते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, आप इसको नॉर्मली अगर आप देख लें, कन्वेंशनल जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 200 C ग्रे जो है ना पर डे दी जाती है, ठीक है, और सेम डोज रेट जो है ना वो आपने हर दिन देते चला जाना है। हाइपरफेक्शनाइजेशन में ये है कि आप जो है ना ये जो है ना 150 C ग्रे टू जो है 2 टाइम्स देते हैं, तो टोटली बन जाता है कि आप देखें 230 बन जाते हैं। 200 ग्रे पर डे के हिसाब से बजाय आप 230 ग्रे दे रहे हैं पर डे, लेकिन आप उसको 2 फ्रैक्शंस में डिवाइड करके दे रहे हैं, 2 टाइम पे आप दे रहे हैं। इसी तरह एक्सेलरेटेड में आप 150 से 200 C ग्रे पर 2 डे दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 400 C ग्रे आप दे रहे हैं, लेकिन उसको आप जो है ना हाइपर आपने एक टाइम पे जो डोज है ना उसको भी बढ़ा दिया। बूस्टर के तौर पे आप क्या करते हैं कि जो आप एंड में जब डोज देते हैं, जब आप ये कहते हैं कि जी ऑलमोस्ट 30 डेज का हमने प्लान शेड्यूल किया, तो नेक्स्ट जो लास्ट 5 डेज होते हैं जिसमें उसमें आप जो है ना डबल डोज देते हैं, मॉर्निंग इवनिंग जो है ना दोनों में आप जो है ना बूस्टर
डोज के तौर पे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। अच्छा, स्प्लिट डोज में ऑब्वियसली आप 250 ग्रे सी ग्रे एक दिन में देते हैं, और उसके बाद जनाब सर आप जो है ना 4 हफ्तों का वक्फा डालते हैं। हाइपर फ्रैक्शनाइजेशन में आप 500 सी ग्रे दे रहे हैं, पर डे के हिसाब से दे रहे हैं। टाइम पीरियड जो है ना उसमें आप ना 5 ग्रे पर डे के हिसाब से, मतलब ये होता है कि आप डोज रेट बढ़ा देते हैं। डोज तो ज़्यादा दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ 200 सी ग्रे आप 500 सी ग्रे दे रहे हैं, लेकिन आप उसका जो टाइम है, स्पैन जो है, रेट जो है ना उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना जॉन केन्स ने बड़ा अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि जो है ना मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय रेडिएशन बिकॉज द डोज ऑफ एक्स इज रिक्वायर्ड टू किल ऑल द कैंसर वुड आल्सो किल द पेशेंट। तो हम छोटे छोटे फ्रैक्शंस में करके देख रहे होते हैं, तो उसमें समटाइम्स रिकरेंस का रेट जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए जो खाली रेडिएशन थेरेपी जो है ना, इट्स नॉट अ मोडेलिटी कि आपके किसी की ट्यूमर कंट्रोल करना, यू ऑल्सो हैव टू गिव कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी बाद दफ़ा रेडिएशन के बाद देनी पड़ती है, और रेडिएशन के साथ देनी पड़ती है, बाद दफ़ा सर्जरी करनी पड़ती है, और एंटीबॉडीज भी देनी पड़ती है। तो रेडिएशन इज़ नेवर अ सोल मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अलोन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आगे जो है ना उसको रेडिएशन के ना मुख्तलिफ जो है ना रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स वगैरह जो है ना वो हम इंशाल्लाह ताला जो है ना वो देखेंगे, उससे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।